नमस्कार दर्शकों, रैंकर्स न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी दत्त। दर्शकों, आज आपकी मुलाकात हम ऐसी शख्सियत से कराने वाले हैं जो कोरोना काल में भी इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। जहां आज के युग में लोग एक दूसरे की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं, कि एक नाम ऐसा भी है जो लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य देने की कोशिश कर रहा है या फिर कह सकते हैं दे रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रैंकर्स हॉस्पिटल और आरएल फाउंडेशन के संस्थापक पंकज शांडिल्य जी के बारे में, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, मैं जानना चाहती हूँ रैंकर्स हॉस्पिटल की सुविधाओं के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा ये सवाल है, आपके हॉस्पिटल में एक शिविर लगाया गया है जिसे कह सकते हैं हम निःशुल्क डॉक्टर सेवा केंद्र, उसके विषय में हम जानना चाहते हैं कि आप जनता को बताएं। हिमानी, हॉस्पिटल सिर्फ बिजनेस का जरिया नहीं है जी। हॉस्पिटल किसी के लिए बिजनेस है तो इसका जो ग्राहक है वो किसी न किसी इमोशन से जुड़े हुए हैं। किसी का बेटे होते हैं तो किसी के माँ होते हैं, किसी के पिता होते हैं। ये इमोशन से जुड़ी चीज़ है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री में इसको सोचना होगा कि व्यापार तो करें, लेकिन साथ में इसके इमोशंस को बचाए रखना होगा, तभी आउटपुट अच्छी होगी जी। हम शिविर की बात करते हैं, ये चूँकि आरएल फाउंडेशन की अपनी पॉलिसी है, उसकी पॉलिसी के तहत में हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की सैलरी है। डॉक्टर की सैलरी बहुत मायने नहीं रखता है, प्रबंधन के ऊपर खर्च सबसे ज़्यादा हो रही है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि गलत ढंग से प्रबंधन चलाया जा रहा है। अच्छे डॉक्टर्स की कीमत कोई खास नहीं है। हम उसे अगर सही रणनीति, सही पॉलिसी के तहत अगर काम करते हैं तो बहुत सस्ती में हो सकती है। आप एक उदाहरण है, अभी हम हॉस्पिटल की शुरुआत किया है, लगभग 10 लाख रुपये हम 4 डॉक्टर के ऊपर खर्च करते हैं। इसके अलावा और भी स्टाफ हैं। हम सिर्फ डॉक्टर्स की बात करते हैं, डॉक्टर्स की 10 लाख रुपया सैलरी देते हैं। हम उस डॉक्टर को बिठा के भी सैलरी देंगे, 30 दिन में मुझे सैलरी देने ही देने हैं। तो इसमें रणनीति बनाई अनु सिंह की, जो जायदाद से आई हुई हैं। इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना उस डॉक्टर का सेवा जो 8 घंटा बैठ रहे हैं, गरीबों को में बांट दिया जाए। अब बहुत अच्छा मुझे लगा जी। गरीबों को जब वो मुफ्त में इलाज मिलता है तो हर किसी बात है वो भी आते हैं, क्योंकि कई परिवार ऐसे होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल, हम जहाँ पर हॉस्पिटल बनाए हैं रूरल एरिया है जी। खास करके 10-15 साल में जब से सिरकुल की स्थापना हुई है, कुछ यहाँ की स्थिति बदली है, अब बहुत ही बदली है जी। लेकिन फिर भी इस आसपास में गांव है, अन्य की है, रोशनाबाद है, गरमीरपुर है, सलेमपुर है, इसमें अभी भी बहुत पिछड़ा है। हमें उसको देने की ज़रूरत है, सुविधा देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट भी कोशिश करी, सरकार भी काफ़ी प्रयास कर रही है। आयुष्मान भारत है, गोल्डन कार्ड है, कई तरह की योजनाएं लाई है जी। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसमें जागरूकता की कमी है। लोगों को जानकारी नहीं है कि इस पॉलिसी से लाभ कैसे उठाया जाए। तो हम लोग कोशिश ये भी कर रहे हैं कि जो सरकार की प्लान है वो अपने स्टाफ के जरिए हम कम से कम भागदौड़ में उनकी सुविधा हम बनाएं। माफ कीजिएगा, एक सवाल और मैं करना चाहूँगी यहाँ पे। शायद हो सकता है आपको ये बुरा लगे, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि ये पूछूं, क्योंकि जब किसी अस्पताल का निर्माण किया जाता है तो उसके मार्केटिंग की भी ज़रूरत उसे अवश्य ही पड़ती है। तो कहीं ये आपकी कोई रणनीति तो नहीं है मार्केटिंग करने की? हाँ, आपने अच्छा सवाल किया। अगर आप मार्केटिंग मांगते हैं, हम यह बोलेंगे कि पूरे दुनिया के हॉस्पिटल को ऐसी मार्केटिंग करनी चाहिए कि डॉक्टर से मार्केटिंग कराने के बजाय डॉक्टर के पास पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। डॉक्टर कीमती चीज़ है, उनका समय हम मार्केटिंग में ना लें। यहाँ पर हॉस्पिटल कहें, कुछ अपनी उनकी रणनीति है। इतने कीमती एक्सपर्ट को डराने में लगे हुए हैं, पेशेंट को डराने में लगे रहते हैं, जबकि अगर उनसे काम लिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट
आउटपुट निकलेगी। जी। वॉल्यूम बढ़ा करके हम उसका खर्च घटा सकते हैं। उनका अगर 2 घंटा, एक सर्जन है 2 घंटा का टाइम अगर सर्जरी में लगाता है तो मेरे समझ से 2-4% का इलाज हो संभव है। लेकिन 2 घंटा अगर मार्केटिंग में लगाते हैं तो उनका सैलरी तो आखिर इसमें जा रही है। जी। मैं कहूँगा जी आउटपुट बढ़ाने के लिए वॉल्यूम बढ़ाइए, परफेक्टनेस पर ध्यान दीजिए। जी। मार्केटिंग की बात है तो मैं कहूँगा सब लोग ये मार्केटिंग करें। हम डॉक्टर को सैलरी दे रहे हैं, अब हम उसको बिठा के नहीं देना चाहते हैं, हम उस स्पेस को, उस गैप को गरीबों के बीच में देना चाह रहे हैं। जी, ऐसी सोच अगर सभी अस्पताल की हो तो मरीजों का भला हो सकता है, गरीब जनता का भला हो सकता है। और जो आपके अस्पताल में एक शिविर लगाया गया है जो कि ओपीडी, निःशुल्क ओपीडी, तो उसके विषय में कोई कुछ पता है कि टाइमिंग क्या है, कब तक ये रहेगा, ताकि जनता जान सके और इसका लाभ उठा सके? इसकी टाइमिंग तो 8 से 1 की है और 4 से 8 की है। और दूसरी, हम 50% बेड ऑक्यूपेंसी जाने तक हम निःशुल्क रखेंगे। जब तक हमारा 50% बेड ऑक्यूपेंसी नहीं पहुंचता तब तक हम इस निःशुल्क सुविधा जारी रखेंगे। और जो मरीज आएंगे पेशेंट, तो उनकी सुविधा के लिए किस तरह से डॉक्टर्स का प्रबंधन किया गया है आपके द्वारा? बड़ी चैनलाइज ढंग से तैयारी की गई है इसकी। हम कुछ अच्छे हॉस्पिटल जो यहाँ के उत्तराखंड के अच्छे हॉस्पिटल हैं उनसे डॉक्टर को लिया है अभी, और उनसे हमारी कुछ अनुबंध कहें, लिखित का अनुबंध कहें, कुछ मौखिक का अनुबंध है कि हरिद्वार में 2-3 हॉस्पिटल ही हैं, खास करके 2 हॉस्पिटल हैं, जॉलीग्रांट और एम्स। जी। हम व्यापार से जुड़े हैं, इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं, कुछ राजनीति से भी जुड़े रहे हैं। जो गरीब जनता, हो सकता है गंभीर बीमारी के मरीज है, जो हम नहीं करते, हम सेकेंडरी केयर यूनिट है, तो क्रिटिकल केयर यूनिट वाले के लिए हम जॉलीग्रांट के प्रबंधन से, एम्स के प्रबंधन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप इनकी सुविधा दें। हम इस रणनीति पे काम कर रहे हैं कि हमारे जो आसपास के जो पेशेंट हैं जिनका इलाज हमारे पास संभव नहीं है, जिनको क्रिटिकल केयर है, गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, उनको हम जॉलीग्रांट, एम्स, ऋषिकेश एवं दिल्ली प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर जाना चाहेंगे तो अपोलो से मेरी अच्छी संबंध है, मैं उन्हें अपोलो में भी सुविधा दिलवा सकता हूँ। दूसरी, इंडस्ट्री से मेरी संबंध होने के कारण हम ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे उद्योगपति हैं जो ऐसे गंभीर गरीब अगर मरीज हैं तो उनकी फीस वगैरह में भी हम उनको मदद करवा सकते हैं। आप स्वास्थ्य और व्यापार दोनों के क्षेत्र से आते हैं, तो ऐसे क्या परिवर्तन हैं जो स्वास्थ्य क्षेत्र में होने चाहिए? विडंबना कहा जाए, ऐसी ये व्यापार है जो उधार लेके नगद बेचने की व्यापार है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को अगर देखें, हम व्यापारी के नाते कह सकता हूँ कि उधार लेके नगद बेचने का क्षेत्र है। हमारे भारत में हर साल 17,000 नीट स्टूडेंट ड्रॉप करते हैं, जिनके पास 5 लाख से 10 लाख रुपया है देने को। गवर्नमेंट सीट चूँकि हमारे पास 75,000 हुई है, वो भी ये सरकार आने के बाद 75,000 सीट हुई है, पहले 65,000 सीट थी हमारे पास। उनके पास 5 से 10 लाख रुपया है देने को, लेकिन सीट के कमी के कारण उनका 1 साल खराब होता है। बहुत बड़ी त्रासदी है। भारत में डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है, इस संख्या को बढ़ाने होंगे। इसको बढ़ाने के लिए हमारी आर्मी फाउंडेशन काफ़ी दूर तक काम कर रही है, और जल्द ही हम अहमदाबाद काम शुरू करने जा रहे हैं, हरिद्वार भी शुरू होने हैं। इसमें ज़्यादा खर्च नहीं है, हम रियल एस्टेट से रहे हैं। दूसरे रियल एस्टेट वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बेच करके अपना आलीशान बंगला बनाते रहे हैं। मैं उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बेच के हॉस्पिटल बनाने जा रहा हूँ। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को जीरो कर रहा हूँ। इसी से हमारा मेडिकल स्टूडेंट को भी बेनिफिट मिल सकता है, और
स्वास्थ्य सुविधा भी जो गरीबों को मिलना चाहिए अफोर्डेबल कीमत में, तभी ये संभव है। मैं इस पर काम कर रहा हूँ। आपकी सोच बहुत अच्छी है कि आप कोरोना काल जैसी स्थिति में लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण बने हुए हैं, क्योंकि ऐसी सोच हर किसी की नहीं होती। लोग हॉस्पिटल बनाते हैं लेकिन इलाज के नाम पे वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पैसा खाते रहते हैं, और बहुत से ऐसे केस हमने देखे भी हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो रैंकर हॉस्पिटल है वो इसी तरह तरक्की करे और लोगों को बेहतरीन सुविधाएं देते रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे ये विशेष जानकारियां साझा करी, और उम्मीद करती हूँ कि अन्य कार्यक्रमों में भी आप हमें इस तरह की जानकारियां देते रहेंगे। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े थे रैंकर्स हॉस्पिटल के संस्थापक पंकज शांडिल्य जी। इसी तरह से अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।